आज मैं लेकर आई हूँ क्राइम स्टोरी बहकते कदम। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। देख प्रिया, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। अनीश अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, संभल जा। प्रज्ञा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे ढकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपनीले भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और प्रज्ञा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है। यह सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। कल सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही जान गए हो। कितना समझाया था प्रज्ञा दीदी ने, इस उम्र में लिए गए एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास प्रिया 2 कदम अनीश की ओर बढ़ा देती। प्रिया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये प्यार वार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो अनीश ही मेरी जिंदगी है, मैंने उसे दिल से चाहा है, वहाँ जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। प्रिया के ये फिल्मी संवाद सुनकर प्रज्ञा अपना सिर पकड़ लेती। क्या हम तुम्हें नहीं चाहते? और अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों प्रिया पापा से बात करने की हिम्मत न जुटा पाई। उस वक्त अनीश द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। अनीश के केयरिंग स्वभाव पर वहाँ उस दिन फिदा हो गई जब प्रज्ञा दीदी के जोर डालने पर उसने अनीश को मम्मी पापा से मिलने को कहा। तो उसने प्रिया को गले लगाया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता है। बस उसी रात गली के उस पार इंतज़ार करते अनीश के पास वहां आ गई। घर छोड़कर आते समय प्रिया का मनोबल चरम पर था। रास्ते में अनीश ने बताया कि वे लोग बेंगलोर जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर ठहरेंगे और 7 महीने बाद प्रिया के बालिग होने पर शादी करेंगे। रास्ते पर वह प्रिया को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतरती प्रिया कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो अनीश अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली प्रिया का हलाक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आई, माथे पर पसीने की बूंदें चुहा आई थी। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा पर्स खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही है? एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही है। हाँ, आपने देखा क्या? प्रिया ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न प्रिया को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया है। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती प्रिया को उसने बताया कि वहाँ दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। प्रिया यहाँ सुन शर्म से गड़ गई। उसे अनीश पर बहुत गुस्सा आया। कृपया आप मेरा सामान देखिएगा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। प्रिया तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज़ पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा अनीश मोबाइल पर किसी से कह रहा था,
बस ऐसी ही बेवकूफ़ लड़कियों से तो रोज़ी रोटी चल रही है हमारी। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हज़ार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क ना कर बैठे। मैं बिना बात की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है, पर घर से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके ये शब्द ठहाकों के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतज़ाम रखना। मेरी जिम्मेदारी केवल वहाँ तक छोड़ने की है। आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर प्रिया का खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसके पांव स्थिर न रह पाए। वह गिरने वाली थी कि किसी ने उसे संभाला। वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चेहरा दिखा। तुम ठीक हो ना? उसने जैसे ही पूछा, प्रिया की आंखों से आंसुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर दिया। क्या हुआ? साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन प्रिया पड़ी। देखो वहाँ लड़का ठीक नहीं है। शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। प्रिया ने आश्चर्य और शंकित नज़रों से उसे देखा तो वह बोली, मेरा नाम सरन्या है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती के बातों में सच्चाई थी। वैसे भी अनीश का जो भीभत्स चेहरा वह अभी अभी देखकर आई थी, उसे देखकर तो उसकी रूह कांप उठी थी। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया है, जिन कांटों में तुम उलझी हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। सरन्या के बातों का प्रभाव प्रिया पर पड़ा। कुछ देर में ही वह संभल गई। प्रिया नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर दो मुझे। उसने अधिकार से कहा तो प्रिया ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक प्रिया स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है। वह अगली फ़्लाइट से बेंगलोर पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह प्रिया को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि ये उसे बुला रही है। और हाँ अर्जुन, कुछ देर तुम बाहर ही रहना। कुछ देर बाद ही अनीश आ गया तो प्रिया उसे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे अनीश? मैं कितना डर गई थी, मालूम है तुम्हें? अनीश उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भले कहाँ जाऊँगा। प्रिया ने कूपे की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले किस अनीश की आंखों में प्यार का समुंदर नजर आ रहा था, अब उनमें मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वहाँ अपनी खुली आंखों से देख रही थी किस तरह सतर्कतापूर्वक अनीश इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से प्रिया ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वह बोला तो प्रिया ने कहा, जानते हो पापा हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए हैं और वे भी बेंगलोर पहुँच रहे हैं। प्रिया के इस खुलासे से अनीश का तो रंग ही उड़ गया। वह अचानक बिफर गया। बेवकूफ़ लड़की, मैंने मना किया था कि कहीं फ़ोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो? मैं जानती हूँ वहाँ तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि अनीश कुछ और पूछता, प्रिया अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और अनीश के गाल पर तेज आवाज़ के साथ झन्नाटेदार चाटा पड़ा। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। अनीश का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज़ बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। उतनी देर में टीटी भी आ गया। उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार है।
दरअसल यहाँ हमारे साथ बैठा एक यात्री है। हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है। आप पुलिस बुलाइए। अनीश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। देखिए मैडम, यहाँ फर्स्ट क्लास का डब्बा है। अब इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। टीटीआई के बोलने पर अर्जुन बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तलाशी कर लो। इतना कहते ही उसने अनीश के जेबें खंगालते हुए प्रिया का मोबाइल निकाल लिया। अनीश सकते में था। पासा यूं पलट जाएगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तुरंत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया। एसीपी शरण्या पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटीआई सहित प्रिया भी अचंभे में पड़ गई। टीटीआई हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसीपी शरण्या ने अर्जुन से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, ज़रा इसे समझाना और ख़ुद भी ध्यान रखना कि इस लड़की का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच अनीश को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणियाँ देने में मशगूल थे। प्रिया अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी शरण्या ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वहाँ शरण्या के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर शरण्या हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। जान तो उसकी बचानी ही थी। यह मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूप में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भागकर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तो तुम किसी दूसरी ही दुनिया में थी। किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। अलबत्ता वहाँ लड़का ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई कि वहाँ लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वहाँ बाहर गया तो मैंने अर्जुन से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसलिए जब तुम वॉशरूम गई तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसा मूर्खता कैसे कर सकती है। ज़रा सोचो, अगर वहाँ अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता? तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद जिंदगी दोभर हो जाती। प्रिया सब सोचकर एक बार आगे फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? कुछ खोई हुई सी वहाँ बोली। देखो प्रिया, सवाल यहाँ नहीं है कि तुम सबसे कैसे नज़रें मिलाओगी। यहाँ सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नज़रें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नज़रें मिलाने के लिए तो तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यहाँ तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ खुशी दो, जिससे तुम्हारा यहाँ सफ़र ना तुम्हें ना कभी तुम्हारे परिवार को याद आए। शरण्या की बातों का असर प्रिया की चुप्पी में दिखा। मानसिक रूप से थकी प्रिया कब सो गई पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुली। सामने पापा को देख वहाँ छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपटी। साथ आई प्रज्ञा दी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? पापा शरण्या से बोल रहे थे। पापा, आप मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे क्या? उन दोनों की बात सुनकर शरण्या ने प्रिया के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो
मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे, इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका साथ देंगे, ना कि इस सफ़र का बार बार उल्लेख कर इसकी आगे की ज़िंदगी को दुर्भर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी प्रिया से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा, आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी शरण्या दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। शरण्या के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित प्रिया पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली तो पापा और प्रज्ञा ने उसे प्यार से थाम लिया। शरण्या समझ गई कि अब सही माने में प्रिया भवन से बाहर निकल चुकी है। उसके होठों पर तसल्ली भरी स्मित रेखा थी। शरण्या की मदद पाकर रहनीश के चुंगल से बच निकली प्रिया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। चैनल पर विजिट करके पुराने स्टोरीज भी सुन लेना।